सडनली चिल्लाते हुए कोई एडिट रूम में आता है, मतलब पहले एक ऐसे एडिट का पैसेज था और सब रूम्स थे, एंड कोई आता है तो मुझे नहीं पता, सडनली धाड़ करके हमारा ही रूम खुलता है। अब मुझे ना पता है ना शक्ल ना कुछ, और मेरा एडिटर बिल्कुल ऐसे डर के साइड कर देता है। बट वो आती है एंड पहले उस पर चिल्ला गई हो मेरा एडिटर पे, तो मेरे को रियलाइज है कि डेफिनेटली कोई तो बड़ी रकम है ये, कोई हाँ। बड़ी चीज है। एंड द स्टेट शी कम्स टू यू, हु आर यू? तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे करके मैंने दे देता वासु, मैं इनके साथ रहता हूँ। तो कहाँ है तुम्हारी बॉस? मैंने कहा वो सेट पे गई है, मैं वहाँ पे रुकी हूँ। तो उसको बोलती बकवास, ये मतलब सारे उसने नेगेटिव सबसे एपिसोड कर दिए। फिर उसके बाद उसको बोला कि यू मेरे को बोलती कि तुम ये चेंजेस करके मुझे 1 घंटे मेरे रूम में मिलो। एकता बोल रही आज डेथ हुई है ना, मुझे इधर पार्टी चाहिए। अब आप मानोगे मैं एक राइटर, मेरे मतलब वॉर चल रही है मेरे राइटर्स रूम में। तो मैंने कहा नहीं एकता को कुछ हो गया, आप क्या बता रहे हो, मतलब लोग हम पे हंसेंगे, ये करूँगे, आप मानोगे नहीं, कोई हंसा नहीं। उसकी टीआरपी टॉप 3 टीआरपी आज तक टेलीविजन इंडस्ट्री की रही है कि उधर मिहिर की डेड बॉडी आ रही है, यहाँ पे वो रेड में फुल सिंदूर खेला चल रहा है उसका। कहना है कुछ मुझको यू नो अबाउट वुमन जो मिड लाइफ क्राइसिस से जा रही है, हस्बैंड के साथ थोड़ा सा स्ट्रेंज रिलेशनशिप है और कैसे वो अपनी लाइफ चूज करती है, ये अपना लाइफ चूज करता है। बट उस टाइम पे शायद ऑडियंस ने एक्सेप्ट नहीं करी, क्योंकि उनको था कि एक औरत कैसे अपने फैमिली को छोड़ के ये कर सकती। बट आज आप जब देखते हैं 15 साल बाद, मैं उसको 15 साल ही जोड़ रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली 5 साल पहले से शुरू हो गया है अनुपमा का ट्रेंड, तो धीरे धीरे ऑडियंस ने वो एक्सेप्ट करा कि इतना अगर उस पर अत्याचार हो रहा है अपने फैमिली से और मेंटल उसका पीस नहीं है, तो वो शायद काफ़ी टाइम ट्राई करके एक एक्सपेरिमेंट कर सकती है किसी और आदमी के साथ। के पीछे की क्या कहानी है? पहले ऐसा लगता था कि एकता इतनी लाइमलाइट में आती, बट आजकल मैं देखती हूँ कि सभी लोग एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं। इनफैक्ट मैंने कितने एक्टर्स के नाम के स्पेलिंग बदले हुए देख लिए, किन्हीं के नाम भी बदल चुके हैं। और हमारा क्या था कि हम ऑलमोस्ट एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी थे। अगर मेरे 30 एक्टर एक शो में, 30 बटे अगर 20 शो में करूँ, मतलब 600 एक्टर्स अगर मेरे हैं, तो उसमें से एटलीस्ट 200 एक्टर्स सब शो में घूम रहे होते थे, डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो ऐसा नहीं था कि हम टॉर्चर करें। आज शायद 10 साल बाद जब हम देखते हैं और एनालाइज करके तब हमें लगता है इस तरह का, बट मैं खुद, ऐसा नहीं है कि वो लोग खुद ही करते थे। मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा इंस्पिरेशन था कि मैं अगर 4 दिन बाद घर नहीं जा रही हूँ, इसलिए नहीं जा रही क्योंकि एकता कपूर खुद वहाँ पे 7 दिन से बैठी हुई है। जहाँ तक लोग इसको बोलते हैं टॉर्चर, उसी जगह इसका प्लस पॉइंट देखिए कि आज सबके जो लाइफस्टाइल्स हैं एक्टर्स के एंड मेकर्स के, बिहाइंड द सीन वाले लोगों के। निवेदिता बसु, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैं आपसे जिस चीज़ से शुरुआत करना चाहूँगा वो ये कि एक बहुत लंबा अंतराल से आप टीवी इंडस्ट्री से जुड़े रहे हो। मैं अगर बतौर दर्शक और बतौर उस चीज़ों में इन्वॉल्व रहने वाली पर्सनैलिटी के तौर पे पूछूं, एक ऐसा शो जिससे लगता है आपको इंडियन सिनेमा या इंडियन टीवी का जो पूरा फॉर्मेट है वो चेंज हुआ है, ज़रूरी चैप्टर रहा है जो? एक्चुअली आई फील प्राउड कि मैं हिस्ट्री का एक पार्ट रही हूँ, क्योंकि हमने एक ट्रेंड शुरू किया था, वो था वो सास बहू शोज़ का। तो बालाजी में जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम पे तो हम लोग दूरदर्शन के शोज़ कर रहे थे, बट हमने वो पूरा ट्रेंड लाया सास बहू का। इनफैक्ट वो के शोज़ बोलते थे, और सबसे बड़ा हमारा फ्लैगशिप शो था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। सो आई थिंक वो एक शुरुआत थी, क्योंकि उसके बाद हमने मतलब एटलीस्ट 30-40 शोज़ थे जो उन्हीं ट्रेंड पे करके, और उसको बाकी लोगों ने भी अपनाया, वो जो सास बहू का सागा था। तो वो एक ऐसा ट्रेंड है जो हिस्ट्री बुक्स में भी जाता है, एंड आई फील प्राउड कि मैं उस एरा का पार्ट रही हूँ। एंड फ्लैगशिप शो ऑफ कोर्स, क्योंकि सास भी कभी बहू थी ही रहा है, क्योंकि अब वो 25 साल में जब वापस आया तो उतना ही क्रेज़, उतना ही उसका मतलब ट्रेंड सेटिंग उसका रहा फॉर्मेट। तो आई थिंक उसके अलावा तो ऑब्वियसली इतने सारे शोज़ हैं मेरे फेवरेट रहे हैं, बट वो एक शो है जिससे मैंने भी शुरुआत करी और मैंने भी वो ट्रेंड और उस स्टोरी राइटिंग फॉर्मेट को सीखा। ऑडियंस में कुछ बदलाव महसूस करते हैं? अगर मैं बोलूँ अर्ली 2000 जब टीवी इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो रही थी, दूरदर्शन के बाद जब चैनल्स आ रहे थे जीसी, और अब जैसे वापस आया ना आपने बोला सीजन 2, क्या अलग है? ऑडियंस अभी भी वैसी है, फिर ऑडियंस बहुत चेंज हो गई है? देखिए
फॉर्चुनेटली टेलीविजन में ना इतनी जल्दी ऑडियंस बदलती नहीं है, क्योंकि अगर आप देखिए मेरी माँ ही उस टाइम पे भी देखती थी और मेरी माँ आज भी देख रही है। डेफिनेटली वो टेक सेवी हो गई हैं, बट उनके लिए आज भी वो जाके टीवी 8 बजे ऑन करना इज सैक्रोसैंक्ट, वो नहीं बदलना चाहती। शायद वो फेसबुक और 2-3 चीज़ें अपने फ़ोन पे देख लेती होंगी, बट अगर आप उनको बोलो कि उस फ्रीक्वेंसी पे जाके उस पे लॉग इन करके अगर वो देखे कंटेंट, तो आई डोंट थिंक शी इज़ दैट टेक सेवी। तो ऑडियंस तो डेफिनेटली बदला है, क्योंकि हम लोग ने इनफैक्ट आज जो इतना पॉपुलर शो है अनुपमा, हमने एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट 2004 या 5 में करा था, कॉल्ड कहना है कुछ मुझको, यू नो, अबाउट वुमन जो मिड लाइफ क्राइसिस से जा रही है, हस्बैंड के साथ थोड़ा सा स्ट्रेंज रिलेशनशिप है और कैसे वो अपनी लाइफ चूज़ करती है, ये अपना लाइफ चूज़ करता है। पल्लवी जोशी थी उसमें। तो मुझे लगता है अपने टाइम पे तो बहुत ही ब्रिलियंट शो था। इनफैक्ट मेरे को तब लगता था कि एकता हार्डली 24-25 साल की थी और इतना एडवांस्ड, मतलब मेंटली यू नो, इस लड़की का जो स्केल था वो अलग ही लेवल का था। बट उस टाइम पे शायद ऑडियंस ना एक्सेप्ट नहीं करी, क्योंकि उनको था कि एक औरत कैसे अपने फैमिली को छोड़ के ये कर सकती है। बट आज आप जब देखते हैं 15 साल बाद, मैं उसको 15 साल ही जोड़ रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली 5 साल पहले से शुरू हो गया है अनुपमा का ट्रेंड, तो धीरे धीरे ऑडियंस ने वो एक्सेप्ट करा कि इतना अगर उस पर अत्याचार हो रहा है अपने फैमिली से और मेंटल उसका पीस नहीं है, तो वो शायद काफ़ी टाइम ट्राई करके एक एक्सपेरिमेंट कर सकती है किसी और आदमी के साथ। तो डेफिनेटली ऑडियंस बदल रहा है, बट जैसा कि टेलीविजन टू ओटीटी आपका 180 डिग्री का ड्रिफ्ट है, टेलीविजन में वो तकरीबन 10-15% हर 5-10 साल में बदलता है। तो ये एक अच्छी बात है कि आज अगर आप पुराना कुछ रेजरेक्ट भी करते हैं शो या कंटेंट, तो उसका कुछ रेलेवेंस होगा, बट कुछ आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। तो वो कुछ क्या है, वो अगेन ट्रायल एंड एरर है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज ठप्पे से नहीं बोल सकता कि ये हिट है ये फ्लॉप है, अदरवाइज तो सारे कुछ नहीं है। एग्जैक्टली है, वो तो फिर सारे ही हिट बना रहे होते उस तरह से। फेयर इनफ। आपने के शो का जिक्र किया और मैं ये ना मतलब हमेशा जब भी मैं शोज के नाम पढ़ता था, स्पेसिफिकली बालाजी के रहता था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी से लेके तमाम शोज, बहुत सारे शोज हैं, आप सब ऑलमोस्ट सभी का हिस्सा रहे। के पीछे की क्या कहानी है? देखिए वो तो आई थिंक सबको ही पता है, और पहले ऐसा लगता था कि एकता इतनी लाइमलाइट में आती, बट आजकल मैं देखती हूँ कि सभी लोग एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं। इनफैक्ट मैंने कितने एक्टर्स के नाम के स्पेलिंग बदले हुए देख लिए, किन्हीं के नाम भी बदल चुके हैं। तो हम लोग शायद उस पर थोड़ा अर्ली स्टेज पर आए थे, क्योंकि होता क्या है कि जब अर्ली एज में थोड़ा सक्सेस मिल जाता है, थोड़ा सुपरस्टिशन अटैच होता है, तो एकता खुद बहुत एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में बिलीव करती थी, मैं बहुत आर्डेंट बिलीवर थी। तो उस टाइम पे जो आई थिंक करण जौहर और एकता को एक के अल्फाबेट दिया था, वो 9 साल बिल्कुल अनडेटर्ड हमारा चला। फिर 9 साल के बाद 2009 में हमने जब पवित्र रिश्ता किया, तो फिर वो एक दूसरा अल्फाबेट आ गया, और फिर तो आई थिंक बहुत सारे अल्फाबेट हमने करे, बट वो हमारे लिए वर्क भी करा था। अब वो क्या स्टार्स के अलाइनमेंट थे, क्या कैसे थे, तो मैं तो बहुत मानती हूँ, और एकता भी, आई थिंक पूरी इंडस्ट्री जानती है, आज उनका एस्ट्रोलॉजी का ऐप है बाकायदा। तो उसी रीजन से हम लोग ने अप्लाई करा था, हमारे लिए सक्सेसफुल रहा, करण जौहर के लिए सक्सेसफुल रहा। सो आई मीन द होल आइडिया है कि आज एस्ट्रोलॉजी क्यों इतना बूम कर रहा है, क्योंकि सभी बिलीव करते हैं। हमने थोड़ा अर्ली बिलीव कर लिया। जब भी मैं टीवी की बात करता हूँ, जब भी मैं उनके एक्टर से बात करता हूँ ना, बहुत सारी चीजें निकलती है, जिसमें एक चीज जरूर निकलती है कि भाई साहब बहुत रगड़ के काम करवाया जाता है। 15 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे तक की शिफ्ट्स होती हैं। इस पूरी चीज को आप कैसे देखते हो कि क्यों इतना टीवी में जो ड्यूरेशन है वो इतना ज्यादा है? इसे प्रेशर बोलोगे, स्ट्रेस बोलोगे, हाउ डू यू सी दिस कल्चर? बट आई थिंक अभी जब मैं मिलती हूँ प्रेजेंट एंड के एक्टर्स में, आई थिंक अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया, एंड आई डोंट थिंक उन लोग उस तरह से करते हैं। मैं बालाजी का ही बताऊंगी क्यों हम लोग उस तरह से थे। तो हम उस टाइम पे लिटरली सोप फैक्ट्री की तरह काम करते थे। जब मैं थी बालाजी, हमारे ऑलमोस्ट 16 to 18 डेली सोप्स बन रहे थे, और हमारा क्या था कि हम ऑलमोस्ट एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी थे। अगर मेरे 30 एक्टर एक शो में, 30 बटे अगर 20 शो में कर रही हूँ, मतलब 600 एक्टर्स अगर मेरे हैं, तो उसमें से एटलीस्ट 200 एक्टर्स सब शो में घूम रहे होते थे, डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो ऐसा नहीं था कि हम टॉर्चर करें। आज शायद 10 साल बाद जब हम देखते हैं और एनालाइज करके, तब हमें लगता है इस तरह का, बट मैं खुद, ऐसा नहीं है कि वो लोग खुद ही करते थे। मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा इंस्पिरेशन था कि मैं अगर 4 दिन बाद घर नहीं जा रही हूँ, इसलिए नहीं जा रही क्योंकि एकता कपूर खुद वहाँ पे 7 दिन से बैठी हुई है।
तो हमारे लिए ये बहुत वो था कि मैं कैसे बोलूँ कि मुझे लाइफ चाहिए जब मेरी ओनर वहाँ बैठी है। तो अगर वो आपके मेंटोर है और इस तरह से फॉलो करे, आई थिंक एवरीवन फॉलोड दैट ट्रेंड। उस टाइम हम लोग बालाजी के बिल्डिंग में ही शूट करते थे। तो मतलब जब एक्टर्स थक रहे थे वो ऊपर आके मैंने बोलते थे एक बार आके फर्स्ट फ्लोर में देख लो एकता की अभी 3 बजे चौथी मीटिंग चल रही है सुबह के। तो वो उस टाइम का ट्रेंड था जो अब बदल गया। मैंने सुना अब थोड़े यूनियन रूल्स आ गए, अब थोड़े कम हो गए। बट डेली सोप में क्या होता है कि इतना ज्यादा अपॉइंटमेंट व्यूइंग होता है ना कि लोगों को उनके दिनचर्या की जिंदगी देखनी है कि अगर लड़की अपने घर से निकली ऑफिस जाने के लिए तो उसके क्या स्ट्रगल्स रहे, ऑफिस में क्या स्ट्रगल है, घर आके क्या स्ट्रगल रहे। तो उस तरह से कहाँ हम लोग 4 डेज अ वीक थे, फिर 5 डेज, और आजकल शायद शो 7 डेज अ वीक है। तो अगर आप 7 डेज अ वीक कर रहे हैं तो आप शूट कैसे कम करेंगे? एक दिन में आप 20-25 मिनट से ज्यादा तो शूट नहीं कर सकते, मतलब ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। अगर एक कैरेक्टर, प्रिंसिपल कैरेक्टर आपके 10 या 12 मिनट भी सीन में है तो कहीं ना कहीं उसको कॉम्बिनेशन किसी और एक्टर के साथ करना पड़ेगा जो कहीं से आ रहा है। सो आई थिंक जहाँ तक लोग इसको बोलते हैं टॉर्चर, उसी जगह इसका प्लस पॉइंट देखिए कि आज सबके जो लाइफस्टाइल्स हैं एक्टर्स के एंड मेकर्स के, बिहाइंड द सीन वाले लोगों के, उन लोग के लाइफस्टाइल इतने अपग्रेड हो गए बिकॉज दे बीन अर्निंग लाइक दिस। आज वो रेलिवेंट है सोशल मीडिया और इसमें क्योंकि आज उनके पास काम है। अब ऑफ कोर्स टेलीविजन अकेला एक मीडियम नहीं है, लोग सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हैं, बट उसमें भी आप देखिए फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं। आप किसी को भी पूछिए एल्गोरिथम, नहीं आपको रोज डालना पड़ेगा, हर दिन में 2 बार डालना पड़ेगा, रील्स ब्रेक करके डालनी पड़ेगी। तो जब वो ट्रेंड आ जाए वो इसलिए क्योंकि हमने वो बॉल रोल करा था उस टाइम पे 2000 में। सो आई थिंक इट इज़ बट नेचुरल कि जब काम है, जब आपको सक्सेस मिल रही है, जब द गोइंग इज गुड, मुझे लगता है कभी भी ब्रेक नहीं मानना चाहिए। इनफैक्ट मैंने ये फंडा सीखा था जब मैं, कई बार ऐसा होता था कि मैंने पहली बार जब ब्रेक लिया था ना, जब मैंने बालाजी ज्वाइन किया था 13 महीने बाद लिया था। एंड ब्रेक व्हेन आई से इज नॉट इवन अ सैटरडे संडे, हम लोग सैटरडे संडेज भी काम कर रहे थे। तो मैं तब मेरे को एक चीज़ रियलाइज हुई कि ना कुछ लोग ऐसे बोलते थे अरे बहुत काम है ब्रेक, और उनकी ब्रेक लग जाती थी। तो मैंने एक फंडा मतलब इतने अर्ली इन एज व्हेन आई वाज नॉट इवन 20 सीखा था कि आई विल नेवर आस्क फॉर अ ब्रेक इन माय लाइफ। अगर आ गया नेचुरली ना ट्रेंड इज ओके। और फिर मैं अपने एक्टर्स को भी ये सीखती हूँ, मैंने कहा भाई गलती से भी मत बोलना कि ब्रेक चाहिए, ना ना ना, क्योंकि क्या है कि मैनिफेस्टेशन हो रहा है कहीं वो एक्चुअली मैनिफेस्ट हो गया फिर आप रोगे। और वो होता था, जो एक्टर्स टैंट्रम्स और वो देते थे। एंड सी योर रेपुटेशन प्रीसीड्स योर सेल्फ। आपकी बात जो है कैसा बिहेव करो, यही प्रोडक्शन वाले, लाइट वाले, यहाँ वाले, कास्टिंग वाले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बात चल जाती थी, अरे प्रॉब्लमैटिक है, अरे ये है, अरे वो है। और जो अच्छे हैं उनको इतना काम मिलता था। जो मेरे साथ कई एक्टर्स थे, हितेन, शब्बीर, एजाज, ये लोग ऐसे थे कि मतलब मैं 5-5 शोज में यूज़ कर रही थी। उनके लिए मैंने सेट पे मेकअप वो लगा दिया था, वैम, वहीं पे सोते थे 2 घंटे, अरे आ जाओ तेरा शॉट लगे, एंड दे यूज्ड टू हैव नो कंप्लेंट्स। सो उस तरह से हमने वो यही वजह कि आज इनकी गिनती बड़े लोगों में, बड़े स्टार्स में होती है जी। और आज सबने वो ट्रांजिशन ले लिया है, कोई वेब में है, कोई फिल्म में है। तो जिसका मेरे को लगता है पैशन है और जिसका, और आई थिंक सभी कर रहे हैं अब। अच्छा, वो मैं ये नहीं कह सकती अब इस मीडियम में नहीं करे, किसी और मीडियम में कर रहे हैं। आज मैं इतनी सक्सेस स्टोरीज देखती हूँ, मेरे को बहुत शौक है कंटेंट देखने का, रील्स का। और मैं, मेरा एल्गोरिथम ऐसा सेट हो गया कि अब मैं वो रैग्स टू रिचेस की स्टोरी देखती हूँ ना। एक लड़का जो चौल में, जिसके फादर रिक्शा चलाते हैं, आज वो बड़ा सा BMW लेके अपनी मदर को दुबई में घुमा रहा है, क्योंकि उसने कंसिस्टेंटली बनाया कंटेंट, क्योंकि उसने नहीं कभी उसको फर्क पड़ा कि आज 4 लाइक्स आया है या कोई फॉलोअर नहीं आया 1 महीने के लिए। Correct. तो वो जो अनडेटर्ड आपका है ना पैशन, वो रहना चाहिए। कहीं वो अगर मुरझा गया तो फिर आपका बड़ा स्लो हो जाती है चीजें। कंसिस्टेंसी बना रहना चाहिए सक्सेस के लिए। आई थिंक एक मेन फंडा ये जो आपने बताया। अभी एकता कपूर की हम लोग बात कर रहे थे, मैं अगर पूछूं पहली मुलाकात कैसी थी? और बहुत बार होता है हम किसी से मिलने के पहले उसके बारे में पढ़ते हैं या किसी न किसी से सुनते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो चीज़ें सही रहती हैं और बहुत बार वो टूटती भी हैं कि आपने इसके बारे में सुना है, भाई ये तो बहुत रूड है या ये बहुत अच्छा है, बट हमने मिले बहुत बार सेम एक्सपीरियंस में, बहुत बार वाइसा वर्सा हो जाता है। आपका एकता से मुलाकात, पहले जो सुना था उसके बाद जो बदला, वो पूरा फॉर्मेशन कैसा था? आई थिंक आप उस टाइम की बात कर रहे हो कि जब कंप्यूटर एंड गूगल वाज वेरी वेरी प्रेवलेंट। मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ कि जब मेरी फ्रेंड थी एक वंदना, उसने मुझे बोला कि जितेंद्र की डॉटर जो है ना वो कंटेंट बना रही है। भाई मुझे तो जितेंद्र की डॉटर है वही नहीं पता ना। मैंने गूगल, मतलब उस टाइम पे कंप्यूटर इतना था नहीं। मैं 99-2000 की बात कर रही हूँ। मतलब हम लोग को, जब मैं चैनल वी में भी थी, इसके पहले हमें कंप्यूटर तब दिया जाता था कि आपके प्रोजेक्ट के लिए डाउनलोड करना है, तो इट वाज नॉट अ वेरी कॉमन अफेयर। तो आई डिडंट नो हु इट वाज। ना मुझे तुषार पता था, शायद थोड़ा फिल्म इंडस्ट्री में आ रहा था तो उस टाइम पे क्या मुझे कुछ कहना है के टाइम पे। और एकता तो पता ही नहीं, मतलब मुझे शक्ल ही नहीं पता, मैं नाम और फेस कनेक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। मैं बिल्डिंग में एंटर करती हूँ, मैं प्रशांत भट्ट हैं उनसे मिलती हूँ, शो शुरू करती हूँ, फिर मेरी बॉस है उनसे कर रही हूँ। आप मानेंगे नहीं, 1 महीना
मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैं वंदन के साथ, मैंने कहा है कौन एकता, अभी तक दिखी नहीं मुझे। मतलब उधर क्या होता ना उस टाइम पे, बहुत वो एलीट वो रखते थे कि वो अलग है, आप अलग हो। और मैं डायरेक्टर थी चैनल वी से, उसके बाद मैं ऑलमोस्ट अपने आप को डिमोट करके वहाँ पे एज ए इंटर्न आई, क्योंकि मैंने कहा मेरे को फिक्शन नहीं आता, चलो देखते हैं। तो मैं ऊपर जाती थी, अनुराग बासु थे, हम लोग का कोशिश एक आशा शूट हो रहा था, मैं ऊपर नीचे करते थे। मैंने कहा पता नहीं कौन है, होगी, चलो मिल जाएगी कभी ना कभी, ना फोटो भी पता है ना कैसी है क्या है। मैं एक दिन एडिट रूम में बैठती थी, क्योंकि काम बहुत लिमिटेड होता था, तो मैं हर जगह जाती थी, मैं ऊपर शूट देखती थी, कभी कोशिश एक आशा की, मैं बड़ी वो चकित हो जाती थी, कितने अच्छे एक्टर्स हैं, संध्या मृदुल, वरुण बडोला, फिर अनुराग बासु का तो डायरेक्शन वाज लाइक वाओ। और तो हर सेट पे जाती थी, और पोस्ट मेरा फोटो होता था, क्योंकि मैं म्यूजिक इंडस्ट्री से आई थी, मैं चैनल वी से आई थी, तो हम लोग का सबसे बड़ा फोटो ही होता था एडिट। हम लोग इंग्लिश गानों पे हिंदी एक्टर्स के डब डालते थे, फिर लिप सिंग डालते थे उस टाइम पे। ठीक है। तो मैं एडिट पे बैठी हुई हूँ, एंड एक शो का एडिट चल रहा था उस टाइम पे, जिसपे मैं एज एन मतलब लिटरली एज एन इंटर्न थी। एंड सडनली चिल्लाते हुए कोई एडिट रूम में आता है, मतलब पहले एक ऐसे एडिट का पैसेज था और सब रूम्स थे, एंड कोई आता है, तो मुझे नहीं पता, सडनली धाड़ करके हमारा ही रूम खुलता है। अब मुझे ना पता है ना शक्ल ना कुछ, और मेरा एडिटर बिल्कुल ऐसे डर के साइड कर देता है। एकता काफ़ी हाइपर थी, मतलब मैं जब बोलती हूँ मेरी ऐसी रही है पहली मीटिंग, तो बहुत मेरे को फनी लगता है। बट वो आती है, एंड पहले उस पर चिल्ला गई, हुआ मेरा एडिटर पे, तो मेरे को रियलाइज है कि डेफिनेटली कोई तो बड़ी रकम है ये, कोई बड़ी चीज़ है। एंड द सेट शी कम्स टू यू, हु आर यू? तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे करके, मैंने वेदिता बासु, मैं इनके साथ इंटर्न हूँ। तो कहाँ है तुम्हारी बॉस? तो मैंने कहा वो सेट पे गई है, मैं यहाँ पे रुकी हूँ। तो उसको बोलती बकवास, ये मतलब सारे उसने नेगेटिव उस एपिसोड कर दिए। फिर उसके बाद बोला कि यू, मेरे को बोलती है कि तुम ये चेंजेस करके मुझे 1 घंटे मेरे रूम में मिलो। तो मुझे तो कोई वो नहीं था, क्योंकि एडिट तो मुझे पता ही था। मतलब इनफैक्ट आज भी आप मानेंगे नहीं, अगर आप एकता पे जाएंगे, कि मैं एवरेज को थोड़ा सा एटलीस्ट 40-50% अप कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा फोटे वो है, मैं सारा छाट छूट के ड्यूरेशन कम करके उसको एक टाइट एपिसोड बना सकती हूँ। तो मैंने तो 1 घंटे में कर दिया, और फिर मुझे रियलाइज ही हो गया कि ये मैंने कहा चलो, मैंने कहा गैस करने की जरूरत नहीं, समझ ही आ रहा है वही है एकता। तो मैंने कहा चल वो एडिट करते हो। तो मैं, आप मानोगे नहीं, मैं 1 घंटे में रेडी, मैं नीचे गई रिसेप्शन में, पहले तो उसने बोला मिलना, क्योंकि वो उस फ्लोर ही में मेरा एक्सेस नहीं था। मैं रिसेप्शन को बोलती 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा मैं बाहर बैठी थी, 4 घंटा उसका अंदर कोई कभी चिल्लम चिल्ली चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है। फिर मैं निकल के आ गई, मैंने कहा शायद मे बी वो भूल गई। सडनली 5 घंटे बाद वापस जब मैं एडिट में उठी हूँ, तो उसने बुलाया कि वेयर आर यू? तो मैंने कहा मैं तो नीचे बैठी थी। तो फिर उस पर चलाया रिसेप्शन पे कि बताया क्यों नहीं मुझे अंदर, यू नो। तो उसको पता ही नहीं कि मैं क्यों आ रही हूँ, मतलब एक पंटर सी लड़की वहाँ पे। देन शी सॉ द एडिट एंड देन शी सेड यू आर डूइंग द शो। मतलब आप मानोगी नहीं, तब मुझे रियलाइज हो कि एकता को टैलेंट का कितना वो है। उसको कोई मायने नहीं रखता आप इंटर्न हो, क्या हो, कैसे हो, आपने जो एक बारी में कन्वर्ट करके उसको दे दिया तो ये सॉर्टेड। उसके बाद जितने, मतलब मैं एज एन मेंटोर रही इतने, क्योंकि मैं एट अ टाइम ऑलमोस्ट 30 इंटर्न्स लेती थी हर महीने ऑन डिफरेंट शोज। तो मेरा हमेशा ये रहता था कि मैं इतना डेलीगेट करती थी कि आप गलती करो, गलती मैं ले लूंगी, बट एटलीस्ट सराहना आपकी वहाँ होनी चाहिए। हमने ऑटोमेटिकली इतने क्रिएटिव वहाँ पे खड़े कर दिए, क्योंकि हम लोग एक साथ, मैंने आपको बोला 16, 18, 20 शोज करे, तो हमारे एक एक शो पे 5-5 लोग, तो आप मान सकते हो कि कितनी हमारी वर्कफोर्स होती थी। तो वो मैंने एक लर्निंग एकता से सीखी कि यहाँ पे ग्रोथ इज नॉट टाइम बाउंड, जैसे कॉर्पोरेट में होता है ना कि 1 साल, फिर 2 साल के बाद 10%, फिर 5%, नहीं अभी आप इस पोजीशन में। एकता के साथ था द बेस्ट ट्रेनिंग ग्राउंड। तो वो एक बहुत मजेदार चीज थी, और मेरा पहला इंटरेक्शन उनके साथ काउंटर था पहला। फिर क्यों छोड़ा बालाजी? आई थिंक जनवरी 2009। नहीं, एक्चुअली 2009 पे जब मैंने छोड़ा ना, तब मैं मूवी करने गई थी। तो उस टाइम पे भी ऐसा था कि आपको अगर पता होगा, तो हमारा क्यूकी बंद हुआ था और हमारे पास एक ही शो था जो आफ्टरनून था। अब मैं उस टाइम पे काफी बड़ी महारथी हो गई थी, सो टू से, यू नो, इन द इंडस्ट्री की एक्सपेंसिव रिसोर्स है, ये है वो है। एंड तब मेरे को फिल्म का बहुत वो था, और एक मेरे दोस्त थे आनंद कुमार करके, जो एक सब्जेक्ट करे थे जो मैंने भी लिखा था। तो उन्होंने कहा तूने भी लिखा है, मैं तो बना ही रहा हूँ, तो व्हाई डोंट यू कम ऑन बोर्ड। एंड एज एन एसोसिएट डायरेक्टर मैं जिला गाजियाबाद में गई। तो वो बहुत अच्छा रिलेशन था। मैं एक्चुअली छोड़ा एकता को 2015 में। ठीक है। ऑल इन ऑल मैं वो करके वापस उधर रह गई, मतलब कुछ भी मैं बीच में एक्सपेरिमेंट करती थी, चली जाती थी, कुछ भी शुरू होता था वापस बैक टू बालाजी। तो वो एक अच्छी चीज थी एकता के साथ, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसे रिलेशनशिप को स्ट्रेन नहीं किया, मतलब उसके वर्स्ट चिल्लाने के फेजेस में, क्योंकि स्ट्रेस तो देखिए सबको होता है, सक्सेस के साथ डाउनफॉल भी आता है, अब भी आता है, मेडियोक्रिटी भी आती है। बट एकता के साथ मैं डटी रही, क्योंकि मेरा बहुत सिंपल था कि जिस दिन तक मैं उससे सीखूंगी मैं उसके पास रहूंगी। मेरे पिताजी भी चिल्लाते, मेरी टीचर चिल्लाती थी, मतलब कौन नहीं चिल्लाता जब नहीं अच्छा काम होता। तो क्या है, ले लेते हैं ना, सीखने को इतना मिल रहा है। और ग्रोथ क्या है, कहीं और जाओ क्या पता ग्रोथ ना मिले, कहीं और जाओ क्या पता अच्छा टीचर ना मिले,
कहीं और जाओ तो मतलब वापस स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। अभी मैं कितनी भी पोजीशन में पहुंच गई हूँ, फिर जाके दूसरे आदमी को प्रूव करना पड़ेगा, हाँ मुझे स्टोरी आती है, हाँ मुझे एडिट आता है। तो एक बहुत बड़ा वो था, तो मैंने ये सब ओवरलुक करके कहा मैं तो टिकी रहूंगी, चिल्लाओ जब ये करना है रहो। एंड टचवुड मतलब गॉड इज काइंड, अच्छा ही रहा। और मतलब हर बार मैं चली गई, 1 साल मैंने मूवी करी, वापस आई वाज देयर। फिर जब अनिल कपूर के साथ मैंने 24 किया, फिर आई वाज बैक देयर। सो मतलब एक तरह बिकेम अ होम। इनफैक्ट आज भी आप देखो मैं उनकी ये ना म्यूजिक हेड हूँ, और आज भी मैं उनकी मूवीज के सॉन्ग्स करती हूँ। अभी लास्ट मैंने साबरमती के करे थे 3 गाने, तो म्यूजिक मेरा एक फोटे था, तो वो आज तक मैं करती हूँ। मतलब आज भी उनकी जब नेक्स्ट मूवी आ रही होगी उसमें मैं जाऊंगी मूवी के अच्छा, सॉन्ग्स ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ऐसे बहुत कम लोग मेरे को एटलीस्ट लाइफ में मिले, आप जिनके साथ कांस्टेंट हो, लेकिन आप बाहर गए, खेल कूद के पार्टी जिस करके वापस घर आ गए। लाइक आई सेड, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। ये मैंने शायद मेंटेन करा, क्योंकि जब मैं मूवी कर रही हूँ तो आपका तो मैंने कुछ सोप का कुछ वो नहीं करा। मैं 24 कर रही हूँ तो वो बिल्कुल ही सास बहू से बिल्कुल परे है, उसका ऑडियंस अलग है। तो आई थिंक दैट वाज माय प्लस, कि मैंने कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं किया कि अच्छा मैं ये सोप छोड़ के दूसरे प्रोडक्शन सोप में जाती हूँ। कभी क्रिएटिव क्लैश हुआ? देखिए वो क्रिएटिव क्लैश तो होता ही था। मतलब उसका क्या, मैं जब उनके राइटर्स के साथ भी देखती थी, मेरे लिए था लर्निंग था। मैंने कहा यही एक चीज़ है, सिंपल सी बात है कि एक स्टोरी है, या आप मुझे कन्विंस करें या मैं आपको कन्विंस करूंगी, सिर्फ हाँ जी करके नहीं करना। तो ये बात मैं बहुत जल्दी समझ गई थी, और शायद इसी चीज़ का उसको शायद रिस्पेक्ट था कि मैं जो भी बोलती थी हाँ जी करके नहीं हम कर देते थे, हम उसका तर्क वितर्क करते थे। जब कुछ निकलता था, समझ आ जाता था, क्योंकि बहुत कई बार फनी चीज़ें होती थी, हम लोग जैसे करते थे, हमें बिल्कुल नहीं समझ आता था। जैसे ना समझिए किसी कैरेक्टर की डेथ हो गई, अभी आपको पता है कि बिल्कुल 4 एपिसोड ऐसे मॉर्बिड जाने वाले हैं कि उसकी शोक सभा, इसका दुख, उसका दुख। एकता बोल रही आज डेथ हुई है ना, मुझे इधर पार्टी चाहिए। अब आप मानोगे, मैं एक राइटर्स, मेरे मतलब वॉर चल रही है मेरे राइटर्स रूम में। तो मैंने कहा नहीं, एकता को कुछ हो गया, आप क्या बता रहे हो, मतलब लोग हम पे हंसेंगे, ये करोगे। आप मानोगे नहीं, कोई हंसा नहीं। उसकी टीआरपी टॉप 3 टीआरपी आज तक टेलीविजन इंडस्ट्री की रही है, कि उधर मिहिर की डेड बॉडी आ रही है, यहाँ पे वो रेड में फुल सिंदूर खेला चल रहा है उसका। तो हम लोग उस तरह से स्टोरी को कंसाइज करते हैं, और मैं समझ गई उसका रीजन, क्योंकि क्या है, ऑडियंस के अपनी जिंदगी में इतने दुख है, उनको नहीं देखना दुख। उनको, अरे मैं एज अ कैरेक्टर, मुझे थोड़ा पता है बाहर की जिंदगी में क्या हो रहा है। मैंने आज पार्टी रखी कि आज मेरा हस्बैंड वापस आ रहा है, मिहिर वीरानी वापस आ रहा है। उधर के कैरेक्टर्स की दुख हो गई, उन्होंने 4 कैरेक्टर्स को बता दिया उसका दुख हो रहा है, मैं तो खुश हूं ना, मुझे क्या लेना देना। तो वो बहुत अच्छी रीजनिंग देके वो कर देते थे आप। और आप अगर जाओगे हमारे हिस्ट्री में कंटेंट के, तो आप देखेंगे कि 90% हमने कभी भी पूरा मॉर्बिड एपिसोड दिखाया ही नहीं होगा। ये किसी की पार्टी हो रही है, किसी की शादी हो रही है, कोई मतलब मस्ती में विलीन है, बच्चों का कुछ वो हो रहा है, और एक ट्रैक जो मेन ट्रैक भी अगर है, अगर डेथ का चल रहा है तो वो है। हम कभी उसमें 4 या 5 एपिसोड नहीं बता देते थे कि भाई अब क्या। और वो शायद ऑडियंस मेंटालिटी भी है, वो नहीं देखना चाहते। वही प्रॉब्लम है कि आज पिक्चरों में भी जब आप जाते हैं, कभी भी आप देखिए सैड एंडिंग वाली मूवी बहुत रेयरली चलेंगे। उनको वो रे ऑफ होप चाहिए, हैप्पी एंडिंग। कभी कोई एपिसोड, कोई सीन, कोई शो इस लिहाज से भी क्रिएट किया कि यार इस पे ट्रोल होंगे ना, लेकिन लोग आएंगे देखने? इस हिसाब से तो नहीं किया, बट होते थे। आई थिंक हमारा देखिए उस टाइम पे टीआरपीज हमारे सबसे मेन चीज़ें होते थे। हमारे पास सोशल मीडिया तो था नहीं, मतलब आप मानोगे नहीं, 15 साल तक तो हमें पता ही नहीं था क्या सोशल मीडिया। कभी कोई फेसबुक के नीचे लिख दिया, मैं एक फेसबुक स्टोरी के नीचे 5 अलग अलग कमेंट्स लगे, तो हम क्या फॉलो करें? तो भाई हम अपना ही फॉलो करते हैं जो हमारा है। बट डेफिनेटली देखिए हमारे लिए सब कुछ एकता ही होती थी, क्योंकि वो स्टोरी को थ्रू एंड थ्रू देखती थी। कई बार जैसे मैंने आपको बोला ना कि आज वो शादी रख रही, कोई बोलेगा अरे शादी क्यों रख रहे हो, तो मैंने कहा उसने 100 एपिसोड आगे सोचा हो ना, उसी की तो स्टोरी है। तो आज अगर हम अपना कुछ कर ले, वो उस पॉइंट पे कैसे पहुंचेगी जो उसने आगे का 100 स्टोरी का आर्क सुना। तो मैं उस पर बहुत बिलीव करती थी। तो एक टाइम ऐसा भी होता था कि जब वो कुछ भी बोल दे तो मैं मान लेती थी, क्योंकि मेरे को लगता था यार क्योंकि इतना मैं कर चुकी आगे और डिबेट, और मुझे पता है उसका कुछ सिल्वर लाइनिंग तो है ही। तो हम लोग मोस्टली अपने ही करते थे, और ट्रोल तो बहुत होते थे। आप जैसा कि मैं आपको बता ही रही हूँ, ये सब चीज़ें, शक्लें बदल देना, मतलब कह रहे आपने उनको जन्म दिया है कि अरे आप तो हर शक्ल को बदल के ले आते हैं कोई। अब बैक एंड में जो भी प्रॉब्लम है, देखिए ऑडियंस को क्या लेना देना। मेरी बहन अगर कोई बैठी है इंदौर में, उसको क्या लेना देना, एक्टर यहाँ पे शूट करने जा रहा है, ऐड कर रहा है, पिक्चर मिल गई, उसको देखना है कि आज वो अपने घर से निकला था, वो उस लड़की को जीत कर आएगा कि नहीं। उसके बीच की जर्नी मुझे बदलनी है कि ये मेरी जद्दोजहद है, ये मेरे प्रॉब्लम है, मैं कैसे उसको करूँगी।
तो ये कुछ इश्यूज होते थे, ट्रोल होते थे, अलग तरह से होते थे, कई बार रास्ते में पकड़ लेते। एक बार मैं सिद्धि विनायक हफ्ते में 2 बार चलते थे, तो ऐसा होता था कि मतलब कई बार तो लिटरली लेडीज को पता था हमारा ट्रैक, और लिटरली मैं पकड़ लेते थे, अरे बेटा ये क्या, अरे बताओ बताओ क्या बोलते थे लोग? मतलब मेरे को याद है जब वो पायल होती थी, जब इसका जया जी का कैरेक्टर होता था, वो तुलसी को टॉर्चर करती थी, फिर जब मंदिर आई तो हर वैम के अगेंस्ट वैसा होता था। पर जब पल्लवी आई, मेरे को याद है कहानी घर कर में उन लोग बहुत मानते थे साक्षी को, तो वो अपने बहू का भी बताती थी हमारी तो पल्लवी से भी खराब है। तो मेरे को तब लगता था कि हम लोग जो हैं वो इतना आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें नहीं दिखा रहे, इससे बदतर चीज़ें हो रही है रियल लाइफ में। हमारे पास लोग आते थे उस टाइम पे, तो हमारे एक फ़ोन कॉल, एक लेटर लिखना यही होता था। सब हमारे डोर स्टेप तक आ जाते थे लोग बालाजी के, कि ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ। तो हम सब चीज़ों से इंस्पायर होते थे, क्योंकि आप कहाँ से इंस्पायर होंगे, या फिर आप देख रही हैं चीज़ें अपने आसपास, या आप पढ़ रहे हैं किताबों से। तो इतनी सारी इंसिडेंट होती थी, उन्हीं को हम लोग ड्रामेटाइज करके अपने उससे दिखाते थे, तो बहुत रिलेटेबल लोगों को लगता था कंटेंट। तो ट्रोल तो जैसे मैंने आपको सबसे पहले ये होता था कि अच्छा आज ये खड़ा है लड़का, फिर कल दूसरा लड़का खड़ा है, हम उसी को बोले मिहिर, हम इसी को बोले। उस टाइम पे तो बहुत कॉमन था, अब आई डोंट नो इतना होता है कि नहीं, अब शायद रिप्लेस हो जाते थे। पहले हम लोग फेस सर्जरी और लॉजिक देते थे, फिर हम सीधे एक टैग डाल देते थे कि भाई रिप्लेस हो गया, अभी नहीं आप मत आर्ग्यू करो हमसे। और वो जो शॉर्ट से टुडुम 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 वो 4-5 डिन 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 डिन। वो तो मेरा पेटेंट था, उसको तो मेरे को हिस्ट्री बुक में पेटेंट करना है। वो एक्चुअली जीतू जी साउथ के काफी करते थे कंटेंट, और एकता का बहुत इंस्पिरेशन था। मतलब एकता को अपने फादर के एक मूवी का एक शॉट याद था, तो वो बहुत सारे ट्रैक्स अपने फादर के उसके देती थी, और वहां पे जब मैं देखती थी ना, उसमें ऐसा होता था। तो हमें तब रियलाइज हुआ कि बेसिकली टेलीविजन में ना थोड़ा सा आपको डम डाउन करना पड़ता है। ये लाफ्टर ट्रैक्स क्यों आए? अगर हंसी की बात हो रही तो हंसी की बात तो आपको समझ ही आ जाएगी ना। बिल्कुल। एक हाउसवाइफ जो है, जो किचन में बैठ के दूर से सिर्फ अपनी सब्जियां काट रही ना, उसको अगर ने कहा मैंने प्ले किया, उसको पता है कि कोमोलिका आ गई है। अगर मैंने लाफ्टर ट्रैक प्ले किया, अच्छा मतलब इंद्रनील आ रहा है, अच्छा यहाँ पे आज दक्षा बहन गुजराती कुछ ह्यूमर अपना करिए। तो ये म्यूजिक का जो कार्पेट म्यूजिक हम लोग बोलते थे ना, मैंने बहुत उसको करा उस पे, मतलब उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया, क्योंकि उस ऑडियंस को ना, जो थोड़ा सा लोअर सेगमेंट होता था कि ऑडियंस को, उनको बहुत अंडरस्टैंडेबल वो आ जाता था, बिकॉज वो अंडरस्टेटेड डबल मीनिंग वाले किसी को नहीं आते समझ। अगर मैं डबल मीनिंग में खेल रही हूँ तो मुझे दिखाना है मैं नेगेटिव मन से कर रही हूँ, अगर मैं कुछ अच्छा प्रीच करी तो मुझे अच्छे पॉजिटिव ट्यून से करना है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत एक अहम बात थी, क्योंकि लोगों को मेरे को डम डाउन करके बताना पड़ता था कि भाई ये रीजन है मैं ये ट्रैक प्ले कर रही हूँ, ये रीजन है मैं इससे कर रही हूँ। तो कैरेक्टर्स तो बहुत सारे थे जो पॉपुलर हुए, आपको भी पता है, और थीम्स की वजह से पॉपुलर हुए। तो मैंने लिटरली हर कैरेक्टर के थीम्स भी बना दिए थे काफ़ी कैरेक्टर्स के, वो काफ़ी वर्क करे। तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी हम लोग, फिल्म म्यूजिक भी हम टेलीविजन में लाए, और बीजीएम भी जो बैक टू बैक हम लोग लाए, कि आपको 22 मिनट के एपिसोड में 21.45 सेकंड म्यूजिक मिलता था, वाज थैंक्स टू अस। एंड ये जो चीज़ें चलती हैं कि एक जो कहीं ना कहीं टीवी एक्टर्स पे टैग लगा देते हैं, बहुत सारे एक्टर्स बात करते हैं कि हमें उस नज़र से नहीं देखा जाता कि एक्टर है तो टीवी वाला है। आई थिंक अब नहीं है वो डेफिनेटली जब शुरू में जब OTT शुरू हुआ था, 5 साल बहुत मेजर स्ट्रगल था। मतलब कुछ एक्टर्स जो ट्रांजिशन करना चाह रहे थे, बोलते थे अभी नहीं यार ब्रेक ले लेते, बिकॉज विक्रांत एक अच्छा एग्जाम्पल था हम लोग के लिए, जिसने अच्छा खासा 7-8 साल का ब्रेक लिया, देन ही गॉट डेथ इन द गुंजन, देन ऑफ कोर्स ही गॉट गुड सब्जेक्ट्स, बिकॉज ऐसा हो रहा था OTT वगैरह में, जहाँ पे नहीं यार फ्रेश हो लेना है। फिर ट्रेंड्स बदले, फिर सबको पॉपुलर फेसेस चाहिए, फिर सब बोलते अरे अब इंस्टाग्राम देखते हैं। मैंने कहा यार कहीं तो अपने मेंटली सेटल हो जाओ। कभी बोलते टीवी देख रहे हैं, कभी बोलते सोशल मीडिया फॉलोइंग देख रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर आप अपने क्राफ्ट पे हमेशा काम करते रहेंगे ना, मीडियम डजंट मैटर। एक रौनक बहुत अच्छी चीज़ मुझे बोलता है, कह रहे मुझे एक अच्छा रोल आप यहाँ पे दे दो, टीवी में दे दो, फिल्म में दे दो, या OTT में दे दो, हैज टू बी अ गुड कैरेक्टर। मैं नहीं इतना बाउंड हूँ कि मुझे ये करना है या वो करना है। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप उल्लू ऐप से भी जुड़े रहे थे जी, है ना? हाउ डू यू सी दिस? आई सी इट एज अ ग्रेट हिट, बिकॉज मतलब एरोटिक में मैंने अगर उसको सक्सेस दिया, मैं काफ़ी अपने आप को क्रेडिट देती हूँ कि जो लोगों का माइंडसेट था कि इट इज़ वेरी डाउन ट्रॉडन और वैसा, उसको चेंज करके मैंने थोड़ा सा प्रोग्रेसिव और अच्छा कर दिया। तो मैं उधर कंटेंट और बिजनेस डेवलपमेंट देखती थी, और काफ़ी सक्सेसफुल हो गया। इनफैक्ट मैं बड़े बड़े एक्टर्स को ला पाई उल्लू पे एट द टाइम। जैसे कुछ नाम लेंगे? मतलब आप शरद मल्होत्रा थे, सुधांशु पांडे थे, मतलब जितने आपके टेलीविजन के थे, श्वेता तिवारी, रश्मि देसाई, तनुज विरवानी, मतलब जो लोग वेब में भी कर रहे थे, दे हैड आल्सो ट्रांजिशन इनटू उल्लू। सो आई फील दैट्स ग्रेट, बिकॉज वो शायद मेरा नेटवर्क भी था, मेरा कन्विंसिंग पावर भी था, प्लस मेरा
फेथ था कि मुझे वो जो एक माइंडसेट है ना लोगों का बदलना है कि इट इज़ नॉट जस्ट यू नो व्हाट यू हैव इन माइंड कि इट्स प्योर एंड प्योर एरोटिक, वी आर आल्सो डूइंग गुड कंटेंट। तो जब सरकार ने बैन लगाया, जब बंद किया प्लेटफॉर्म, क्या कुछ चल रहा था, क्या कुछ बातचीत हुई, कितना शॉकिंग था, क्या कुछ था तब? सो क्या बोलूँ, मैं अपने आप को फॉर्चुनेट बोलूँ कि मैंने एक्चुअली छोड़ दिया जब उल्लू, उसके बाद ये बंद हुआ था। इनफैक्ट मैं हॉस्पिटैलिटी में स्विच हो गई थी। इनफैक्ट लास्ट पूरा ईयर मैं रेस्टोरेंट बिजनेस में चली गई थी अपने एक दोस्त के साथ, और ये उस दौरान पे हुआ। फॉर्चुनेटली जब तक मैं थी इतना अच्छा कर रहा था ब्रांड की, ऑलमोस्ट प्री आईपीओ तक आ गया था। उल्लू के साथ साथ मैंने उनका एक टीवी चैनल शुरू किया कॉल्ड अतरंगी। फिर right. अतरंगी का ही कैचअप ओटीटी करा, अतरंगी ओटीटी। फिर इंडिया का फर्स्ट डिवोशनल ऐप भी मैंने उनके साथ स्टार्ट किया था कॉल्ड हरिओम। तो एक बहुत अच्छा स्टेंट रहा मेरा उनके साथ 3 साल का। उल्लू एक इतना नामी ब्रांड बन गया, मतलब अगर आप आईपीओ पे जा रहे हो तो डेफिनेटली आपने कुछ तो करेक्ट करा है। इनफैक्ट ड्यूरिंग लॉकडाउन एक अकेला ऐसा इंडियन होम ग्रोन ब्रांड था जो सक्सेसफुल था इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। तो ऑल इन ऑल बहुत अच्छा जर्नी रहा, और मुझे लगता है कि जो मैं ड्रास्टिकली अपने करियर में वो जो चेंजेस करे हैं ना, और अडेप्टेबिलिटी मेरी रही है, दैट इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ माई गुड सीवी। बिकॉज उसके पहले तक लोग मुझे सिर्फ कंटेंट में देखते थे, और ये बहुत बड़ा डिवाइड होता है जहाँ पे लोगों को लगता है अरे ये तो कंटेंट प्रोडक्शन है, इसको पैसे का कहाँ पता है। बट जब मैं उल्लू में गई तो मैं बिजनेस साइड पे भी गई, और मैं उस चीज़ का बहुत क्रेडिट दूंगी विभू अग्रवाल को कि उन्होंने मुझे करने दिया, क्योंकि मैं सिर्फ कंटेंट नहीं देखती थी, मैं वो भी देखती थी उसको मोनेटाइज कैसे करा जाए, उसको कैसे कम प्राइस पे करा जाए कि इतना रेवेन्यू यहाँ से आ जाए, इतना यहाँ से आ जाए। तो मेरी लर्निंग बहुत अच्छी रही वहाँ पे 3 साल की, और आज मैं उस पोजीशन में हूँ क्योंकि उसके बाद जब मैंने छोड़ा और जब मैं दंगल गई, आई वेंट इन अगेन एज अ कंटेंट एंड अ बिजनेस पर्सन एंड यू नो लाइक ऐप डेवलपमेंट द न्यू वर्टिकल। तो जैसे कि मैंने कहा, हर चीज़ से 2 ही चीज़ें आप सीखते हो, या फिर आप अर्न करते हो या फिर लर्न करते हो। तो जब मैं हॉस्पिटैलिटी में गई तो मैंने लर्न करा, अर्न नहीं कर पाई अनफॉर्चुनेटली क्योंकि पार्टनरशिप वेंट रॉन्ग। और अब ये सब करने के बाद ऑफ कोर्स मीडिया हमेशा मेरा रहेगा पार्ट, बट अब मैं हेल्थ केयर में चली गई हूँ थोड़ा सा। क्योंकि इतने साल हमने सोसाइटी से लिया सब कुछ, यू नो, नेम, फेम, मनी, व्हाटएवर द वर्क्स आर इन टर्म्स ऑफ सक्सेस। बट एक चीज़ हमेशा थी जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स करते थे, यू नो, सोशल वर्क। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने इनफैक्ट 27 साल एक भी रुपया कमाया नहीं, सिर्फ दिया। तो वृंदावन में उन लोग एक चैरिटेबल हॉस्पिटल रन करते थे, एक होम फॉर डेस्टिट्यूट रन करते थे, और मैं हमेशा सोचती थी कि मैं कब उस पोजीशन में पहुंचूं लाइफ में कि मैं भी कुछ ऐसा कर सकूं। क्योंकि एक होता है ना कार्मिक डेट, कि आप वो कर रहे हो और आपके फ्यूचर जनरेशंस को उसका वो मिलेगा। आज मेरे को लगता है जो भी मेरा सक्सेस था, इट इज़ टू डू विद मेरे पूर्वज, यू नो, लाइक ऑफ माई व्हाट माई ग्रैंड पेरेंट्स डिड एंड व्हाट माई पेरेंट्स डिड। तो आज इफ आई हैव टू सेट अ बॉल पार्क फॉर माई किड्स, तो मुझे लगता है मेरे को भी गिव बैक करना ही था। और प्लस कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आपके अराउंड में ना जहाँ इतना प्रेवलेंट हो गया था लोगों का, हर जो भी बोलता रहे 3rd स्टेज कैंसर, ये स्पेशली इन वुमेन। तो मेरे को लगा कि यार मेरे इतने अच्छे कनेक्शंस हैं डॉक्टर्स के साथ, ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ, कुछ करा जाए, एंड दैट गिव बर्थ टू ग्लोबल कैंसर केयर। मैं कंटेंट पे वापस आऊँगा। अभी आपने कंटेंट की बात करी कि कमा भी सकती है ये, है ना? कंटेंट में जब चीज़ें बाइफरकेट होती हैं, एक होता है ऐप, है ना? एक होता है टीवी, एक होता है फुल फ्लेश्ड फ़िल्म। जिला गाज़ियाबाद का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। क्या फॉर्मेट अलग हो जाता है? वर्किंग उनका, एक्टर्स को सँभालना, पैसा खर्च करना, रेवेन्यू वापस लेना, नुकसान होना, फ़ायदा होना, वो सारी चीज़ें कैसे चलती हैं फॉर्मेट के हिसाब से? देखिए, एक मेरी लर्निंग रही है जब मैं बिजनेस साइड में गई कि कुछ भी हो फॉर्मेट, चाहे टेलीविजन हो, ओटीटी हो, सोशल मीडिया हो या फिल्म हो, इट इज़ ऑलवेज कॉस्ट वर्सेस कंटेंट। अगर आपको अपने कंटेंट का प्राइस आपने नॉमिनली नहीं लगाया और आपको लगता है कि नहीं ये बहुत बड़ी चीज़ है, वहीं पे आपके लिए एक सबसे बड़ा मिसमैच है। मेरा सबसे बड़ा यूएसपी था जब मैं उल्लू या तरंगिया यहाँ पे गई थी, मैंने हर चीज़ का कॉस्ट ब्रिंग डाउन कर दिया। मैंने कहा देखो, वर्स्ट केस सिनेरियो सोचो कि आप सोचो 100 लोग आए, समझो 30 लोग आए, तो क्या? तो ऐप बंद तो करना नहीं, क्योंकि आज में सक्सेस का वही जो आपको पहले भी शुरुआत में मैंने पॉडकास्ट के बोला था कि कंसिस्टेंसी इज़ द गेम। तो अगर आपको कंसिस्टेंटली करना है और आपने सिर्फ 6 महीने के पैसे रखे, आप ये देखिए मैं 6 महीने को 1.5 साल कैसे चलाऊं, ये सोच के कि 1 रुपया भी नहीं आ रहा, पर चल रही है गेम, क्योंकि फिर आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा। तो ये चीज़ को मैंने अपने माइंड में रख के कंटेंट का प्राइसिंग कम कर दिया, और आज शायद यही रीज़न है, शायद फिल्में भी नहीं अच्छा करी, क्योंकि वो इतनी एस्केलेटेड प्राइस है। टैलेंट का प्राइस, प्रोडक्शन का प्राइस, बाकी सब चीज़ों का, मार्केटिंग, पीआर, इन सब का प्राइस है, वो
जो चीज़ दिखती ही नहीं है ना उस प्राइस की, उस प्राइस का बन जा रहा है, तो आप कैसे रिकवर करोगे मार्केट से? आज सब कुछ तो ओटीटी पे लोग देख रहे हैं, तो फिल्में कौन देखने जाएगा थिएटर में, अनलेस आपने वो एक्सपीरियंशियल उनको दिया हो। आज जब आप धुरंधर की बात करते हैं, आप जाते हो फॉर दैट एक्सपीरियंस, एवरीथिंग इज सो बिग, लार्जर देन लाइफ, स्टोरी टेलिंग इज ह्यूज। वो आप नहीं कंसाइज करके टीवी पे, आप बताइए कोई टीवी शो आप देखना चाहेंगे? वैसे मैं तो नहीं देखना चाहूंगी, मतलब कोई होगा भी तो मैं ऑफ कर दूंगी यार, कि मतलब क्या अनरियल चीजें आप दिखा रहे हो। तो आज आपकी ऑडियंस इतनी स्मार्ट हो गई और सबको एक्सेस है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है कि नहीं वो पहले होता था नहीं सिर्फ अमीर ही जा पाएंगे, अरे गरीब सिर्फ अपना टीवी देख, अब सबके पास सब चीज का एक्सेस है भाई, आपसे ज्यादा ही होगा इनफैक्ट, आप चकित हो गए, और उनके माइंड्स भी इतने ओपन हो गए बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर टू मीडिया एंड सोशल मीडिया। तो अब आप ऑडियंस को फूल नहीं कर सकते। कुछ पिक्चरें जो वेब के लिए बनी आप थिएटर में ले जा रहे हैं, वो आपका वो है लुकआउट। अगर आपने कम प्राइस बनाई और आपको लगता है एक ऑडियंस है जो देख रहा है, वेरी गुड। बट अगर आपकी पिक्चर इतनी छोटी थी, मतलब इस घर की पिक्चर, और आप दिखा रहे हो कि नहीं अमिताभ बच्चन का मैंशन है, ये कैसे मैंशन लगेगा समझ रहे हो? और मैंने मुंह से बेच के बोला कि अरे 1000 करोड़ की, वो तो एक मिसमैच हो जाता है मुझे लगता है चीज़ों का ना। पर आप जब करते हो अच्छी चीज़, कई लोग क्या वो सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, सब इतना बड़ा बड़ा दिखा दे, अरे भाई स्टोरी किधर है? आप सब बड़ी जायदाद बड़ी, अरे स्टोरी तो डाल दो उसमें। अरे भैया वो मिसिंग है क्या, वो कहानी। हाँ, तो वही होता है कि एक बैलेंस। इनफैक्ट कल ही मैं किसी को बोल रही थी, किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोल रही थी, एक रेस्टोरेंट के, बट हर चीज़ में वो कॉन्टेक्स्ट प्ले करता है। मैंने किसी रेस्टोरेंट के लिए बोला कि लोगों को लगता है ना कि आपने अच्छा खाना दे दिया बस बहुत अच्छा रेस्टोरेंट, 10% है वो। फिर आपका म्यूजिक क्या है, आपका पोजीशन क्या है, आपकी जगह क्या है, सब 10% है, और 40% तो आप डेस्टिनी और टाइमिंग पे छोड़ दीजिए, उसको आप नहीं छू सकते। अगर मुझे भी लगता है कि मेरे को शुरू अपनी लाइफ में सक्सेस मिला और उसके बाद मैं थोड़ा डाउन हो गई, क्योंकि उस टाइम में मेरा टाइम करेक्ट रहा होगा। और ऐसा नहीं कि अब मैं ज़्यादा सुलझी हुई, अब मैं ज़्यादा समझदार हूँ, मुझे ज़्यादा चीज़ें पती, पर मेरा टाइमिंग नहीं, तो आप क्या करोगे? क्या फाइट करोगे आप डेस्टिनी को? तो वो आपको एक्सेप्ट करके ना वो फेज को किसी तरह पास कर लेना चाहिए। जो लोग फाइट करते रहते कि यार वाई, कोई बोलता कि यार उसको मेरे साथ आया था, उसको ये नहीं आता, एक्टिंग नहीं आता, सिर्फ ये मतलब हम तो इनके साथ उठते बैठते हैं ना, एक्टर्स के साथ, बेचारों का बहुत वो रहता है। तो मैं आज तो सीधे मैं उनको राइट ऑफ करके बोलती, देखो डेस्टिनी और टाइमिंग, अगर आप 40 में 50 पे आ गए, वेट करो। एक रौनक रॉय जो था वो तो अपने पीक में जाके अहमदाबाद में बैठा था ना, उसमें कहाँ से हम उसको कमल के ले लाए, फिर वो बजाज बना। इट वाज नॉट अर्ली इन हिज लाइफ, अर्ली इन हिज लाइफ 15-20 years he was back there. इरफान खान, who can talk more about anyone, you know, like हमारे साथ टेलीविजन करते थे इरफान जी, मेरे बालाजी के भी शोज कर रहे थे, बहुत अच्छा, मानो या ना मानो और कार्मिक कनेक्शन वगैरह। तो मतलब उनको कहते कि 35-36 में जाके उनका पीक शो, और उसके बाद तो देयर वाज नो लुकिंग बैक। आई मीन टू गो बैक इन दैट फेज, यू नो, व्हेन ही वेंट अवे एट योर हाईएस्ट इन लाइफ, व्हाट अ हाई। तो कहने का मतलब है कि आप सही चीज़ें करिए, बट उससे मत परे हटिए। कई बार लोग बोलते रहे हम आईपीएल के टीम में हैं क्या, एक्स्ट्रा में, अरे भाई वहाँ किसी को इंजरी हुई, किसी का लास्ट मिनट कुछ हुआ। आप देखिए ना विमेंस वर्ल्ड क्रिकेट में, वो जो ओपनिंग बैट्समैन थी, वो लड़की का इंजरी हो गया, वो व्हील चेयर पे है, वो एक लड़की को मौका दिया, उसने जिता भी दिया, आज उसको एंडोर्समेंट भी मिल रहे हैं, मौके पे चौका। आप अपने क्राफ्ट को मत छोड़िए, कब आपको मौका मिलेगा आपको नहीं पता। मैं विनीत सिंह की स्टोरी देख रही थी, और जब वो घुसे थे, यू नो, आज उन्होंने इतने बड़े बड़े फिल्मों में हैं, वेब, मतलब उनके बिना चलता नहीं, उनका नाम का एक शो है रंगीला। तो बोल रहे थे मैं छोटे रोल भी करता था बट उसको नेल करता था। नवाजुद्दीन आप देखिए बैक एंड डांसर था देवडी वगैरह में। तो आप अगर अपने क्राफ्ट पे काम करते रहेंगे बिलीव से कि यार जब मिलेगा मौका तो चौका तो मारना है। आप लास्ट प्लेयर हो, एक ओवर है, पर अगर आपने यही सोच के अरे मैं तो लास्ट प्लेयर था, मुझे थोड़ा आता था बैटिंग, अरे भाई तो तुम्हें आना चाहिए था ना। अगर वही गेम विनिंग वो बन गया तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मतलब विमेन्स क्रिकेट टीम अभी सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि लास्ट विमेन क्रिकेट ही वर्ल्ड कप जीती है। आप देखिए एक जेमिमा रॉड्रिग्स, मतलब वो उसने सेमीफाइनल पे जो मारा, इट वाज इम्पॉसिबल टू मेक दैट स्कोर। किसी इंडियन टीम, विमेन टीम, मेन टीम नहीं बनाया उस स्टेट में उतने रन, बट उसने बना दिया। तो मुझे लगता है अपने क्राफ्ट पे काम करते रहिए, मत फ्रस्ट्रेट हुई नेगेटिविटी से, किसी के और सक्सेस से, क्योंकि एक ये भी चीज़ है कि आपके देखिए मैं किसी और के साथ भी, मैं थोड़ी सी वैसे भी मजाकिया किस्म की, मैं थोड़ा स्ट्रेट बात नहीं करती, तो कोई और बोल रहा था कि अच्छा तुम्हारी तो लाइफ है, हमें पार्टी दिखती रहती है, तो मैंने कहा क्या दिखाऊं, मतलब बर्तनों के सामने मैं चूड़ियाँ तोड़ रही हूँ, डोलते कि मेरा लो टाइम रहा, मेरा रेस्टोरेंट में नहीं बने पैसे। तो मैंने कहा आप अच्छी लाइफ ही देखते हैं। और अगर मैं अपनी एग्जांपल बोल रही हूँ तो बहुत लोग शायद वही करते होंगे ना, कोई अगर ट्रैवल हॉलिडे, क्या पता उसको किसी क्लाइंट से पैसा मिला हो टू डू दैट।
क्या पता ये पहले की डील है उसकी 6 जगह की, बीच में उसका पहले डील के बाद ही उसकी लाइफ शायद नहीं प्रेजेंटली अच्छी पर्सनली जा रही हो, बट उसने डील दिया तो कमिटमेंट भी तो एक चीज है ना। तो बहुत सारी चीजें प्ले पे आ जाती है। तो सोशल मीडिया को बिल्कुल सैक्रोड माय सैंक्ट में समझिए कि वो है तो वही सच्चाई है। बहुत सारी चीजों के बाद लोग उस तरह से जा रहे होते हैं। किसी और को भी मैं मिली जो फिल्मों में थे, उन जब उन्होंने मुझे बोला कि मेरा लास्ट ईयर ऐसा था कि भाई वो ना ही होता, और हम सबके इंप्रेशन ये था कि भाई वो लाइफ हमें चाहिए, मैं आपको लिटरली बता रही हूँ। तो जब मेरी वन ऑन वन हुई, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, तो मुझे रियलाइज हुआ कि अब मैं अफेक्ट ना थोड़ा और कम हो जाती हूँ। अभी 10% होती है, अब थोड़ा 20-30% और कम अफेक्ट हो जाती हूँ एटलीस्ट लोगों के उससे। वो तो होते ही, इतना प्रेशर होता है, इंटिमिडेशन होता है, आपको लगता है ये है वो है। मुझे लगता है जो अपने पे डटे रहे ना वही लोग, शायद ये विजय वर्मा और जयदीप अहलावत लोग बन गए हैं। वो लोग 20-20 सालों से थे, आज जाके देखिए कहाँ क्या है। कंसिस्टेंसी और सही मौके का इंतजार, टाइमिंग है ना। जिस बातचीत को जहाँ से शुरू किया था सर्कल कंप्लीट करते हैं। जैसे मैंने बोला था बहुत सारे रोल्स आपने प्ले किए हैं रियल लाइफ में, नॉट कैरेक्टर वाले। अब और क्या कुछ नया प्लानिंग है, क्या कुछ और आ रहा है, क्या कुछ तैयारी कर रही हैं अपकमिंग के लिए? जैसा कि मैंने हमेशा करा है कि मैं जब टेलीविज़न में थी उसके बाद मैं फ़िल्म में गई, फिर फ़िल्म से मैं 24 जैसे सीरीज़ में गई। इनफैक्ट फर्स्ट अमेरिकन एडैप्टेशन हम लोग को अमेरिका से आके अनिल पूरी कपूर, टीम ने जी। सिखाया। तो आई थिंक उस टाइम में हम टाइम के पहले आ गए थे। लोग बोलते इतना अच्छा बना है, इतना अच्छा बना है, शायद वेब के टाइम पे करना चाहिए था। तो हर एक चीज़ का एक टाइमिंग होता है, जो बार-बार मैं गोइंग बैक टू द टाइमिंग थिंग कि टाइमिंग के पहले आ गया था, बट फिर भी अच्छा कंटेंट था, हमारे लिए अच्छी लर्निंग थी। अब जैसा कि मैंने कहा कि कंटेंट तो हमेशा मेरा इंटीग्रल पार्ट रहेगा, चाहे मैं हॉस्पिटैलिटी कर रही हूँ, चाहे मैं ओटीटी कर रही हूँ, और आज मैं हेल्थ केयर में गई हूँ, जो मेरे लिए बहुत पैशनेट प्रोजेक्ट है, क्योंकि मैं उसको भी एक ब्रांड बनाना चाहती हूँ। बिल्कुल। और जब मैं ब्रांड बोलती हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ ब्रांड कि लोग जो है उस पर बिलीव करें। आज क्या है, आज चाहे वो उल्लू के लिए आते थे, चाहे बालाजी पे बिलीव करते, कि उनको था कि एकता जब देगी तो वही देगी जो पहले देती आई है। तो अगर मैं हेल्थ केयर में भी जा रही हूँ तो मैं अपना नाम इसलिए अटैच कर रही हूँ कि लोग क्या है कि उसको, कैंसर को बहुत ही डिप्रेशन में देखते हैं। लोगों के हिसाब से कैंसर मीन्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जबकि ऐसा है नहीं। आज 80% ऑफ द कैंसर्स आर क्योरेबल, बट हमारे को नॉलेज ही नहीं है। आज अगर आप अर्ली डिटेक्शन करो तो आज जो लोग बोलते हैं ना काश हमें पहले पता, तो स्टेज पे जाने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल ब्लड टेस्ट है जो आपको मार्कर्स दे देंगे कि आपको क्या हो सकता है आगे। अवेयरनेस बहुत कम है, जो मेरा मेन रीजन है। इवन तो हमारे पास क्लिनिक है, हम लोग प्रॉपर एक क्लिनिक है जहाँ पे मैं हेल्थ केयर को इतना अफोर्डेबल बना रही हूँ कि मतलब आप जहाँ पे 40-50-60 हज़ार देते कीमो का, मैं एज लो एज 5,000 कर रही हूँ कीमोथेरेपी, क्योंकि मैं बीच का सब कुछ ओमिट कर जा रही हूँ। मैं सीधे जाके सर्विस ले रही हूँ और डॉक्टर को बोल रही हूँ कि भाई ये है चीज़ और ये है ब्रांड, और मैं इस तरह से जुड़ी हूँ। यहाँ पे आएंगे लोग, यहाँ पे लोग कराएंगे ट्रीटमेंट, क्योंकि मैंने वो बिलीव किया। तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। आइडिया मेरा इवेंचुअली ये है कि अगर मैं, जैसे टाटा में लोग जाते हैं ना, लोग बोलते हैं टाटा कैंसर केयर, वो भी एक कॉस्ट है बाय द वे। मेरा कॉस्ट उससे भी कम है, टाटा में भी कॉस्ट जाता है। मेरा इवेंचुअली एक आइडिया है कि मैं अगर उसके आगे एक ऐसा अस्पताल बनाऊं जहाँ पे काउंटर ही ना हो, ना कैश ना क्रेडिट। जो आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता, ट्रीटमेंट करो, घर जाओ, 0 पैसा। अगर मैं उस लेवल पे पहुंच गई तो मेरे को लगता है मेरा कैंसर केयर का जर्नी विल बी सक्सेसफुल एट ग्लोबल कैंसर केयर। उसके अलावा अब ये था कि लोगों के लिए मैंने ब्रांड्स बनाए, अब मैं अपने लिए मीडिया का ब्रांड बनाना चाह रही हूँ। उसी की जद्दोजहद लगी है, बस थोड़ा सा टाइमिंग और डेस्टिनी अलाइन हो जाए तो आप उसके बारे में भी सुन लेंगे। बिल्कुल, हम उस बारे में भी बात करेंगे आने वाले वक्त में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर द बातचीत एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी आप चीज़ें प्लान कर रही हो, जैसी भी प्लान कर रही हो, आई होप सो वो चीज़ें सक्सेसफुली बढ़ें और मिलते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हाय, दिस इज निवेदिता बासु और आप मुझे गलाटा इंडिया में देख रहे हैं।